बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम इंजीनियर रहमान तारिक और आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का होगा। उसका सब्जेक्ट मैक 242 मेटलर्जी है और चैप्टर नंबर 10 टाइप्स ऑफ स्टील हम स्टडी करेंगे। तो बाकायदा आगाज़ जो चैप्टर का है वो इसके जो कंटेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में हम एक जो है ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें नाउ द डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड आयरन की स्टील की डेफिनेशन होगी, इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लेन कार्बन स्टील की आगे फर्दर जो टू टाइप्स हैं, जिसमें एक प्लेन कार्बन स्टील है और दूसरा अलॉय स्टील है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है अलॉइंग एलिमेंट जो इस्तेमाल होते हैं अलॉय स्टील बनाने के लिए, उन अलॉइंग एलिमेंट्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, उनको स्टडी करेंगे। एप्लीकेशंस जो इसकी हैं, यूजेस हैं अलॉय स्टील के और कार्बन स्टील के, उनको स्टडी करेंगे। अयोटेक्टॉइड स्टील की डेफिनेशन देखेंगे, इसकी टाइप्स को देखेंगे एंड देन इंटर मेटालिक कंपाउंड के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा। तो चैप्टर का जो बाकायदा आगाज़ है वो हम शुरू करते हैं। इसका फॉर्म्स ऑफ आयरन जो अब तक हमने गुज़श्ता चैप्टर्स में पढ़ी भी हैं, उसमें जो आयरन की फ़र्स्ट जो है इसकी क्लासिफ़िकेशन, उसमें रॉट आयरन है। उसके बाद जो इसकी दूसरी फॉर्म है वो स्टील है और कास्ट आयरन है। तो तीनों जो हैं उनकी आगे फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन डिटेल देखें तो रॉट आयरन एक ऐसा आयरन है जो आलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है। तो रॉट आयरन जो होता है उसमें बहुत कम मिकदार में कार्बन होता है, बहुत माइनर सी मिकदार में होता है, जिसकी वजह से रॉट आयरन सॉफ्ट मटेरियल होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और इजीली मोल्डेबल होता है। आसानी से जो है सॉफ्टनेस की वजह से ये अपनी जो है शेप को चेंज कर सकता है। उसके बाद जो स्टील फैमिली है, स्टील फैमिली जो है उसमें कार्बन की मिकदार रॉट आयरन की निस्बत ज़रा ज़्यादा होती है और वो तकरीबन 0 से 2% के दरमियान में इसकी कोई रेशो होती है। कार्बन की मौजूदगी की वजह से स्टील जो है वो रॉट आयरन से हार्ड भी होता है और इसकी स्टिफनेस, इसकी हार्डनेस जो है वो कार्बन की मौजूदगी की वजह से रॉट आयरन की निस्बत ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन में फिर स्टील से भी ज़्यादा कार्बन की मिकदार होती है। तो तीनों में जो मेजर वेरिएशंस हैं वो मेजर एलिमेंट कार्बन की वजह से हैं। कास्ट आयरन में ये 2% से वैल्यू कार्बन की ज़्यादा होती है और मैक्सिमम ये आलमोस्ट 4.43 तक जो है इसकी रेशो जा सकती है। तो इसी तरह स्टील की और कास्ट आयरन की अगर डिटेल में हम डेफिनेशन देखें तो स्टील को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन इन विच कार्बन कंटेंट इज़ लेस दैन 2%। कि स्टील की फैमिली से जो है ये बिलोंग तब करेगा जब इसमें कार्बन की जो रेशो हमने शामिल की हुई है वो 2% से ज़्यादा ना हो। तो इसी तरह अगर कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन जो है उसमें कार्बन की मिकदार जो है वो 2 से लेकर 6.67% होगी थियोरेटिकली, और प्रैक्टिकली जो इसका होता है वो 4.43 तक आलमोस्ट इसमें कार्बन जो है वो कास्ट आयरन यूटिलाइज होता है। तो ये दो मेजर कैटेगरीज़ हैं जो कि आयरन की फैमिली से बिलोंग करती हैं। एक तो हमने रॉट आयरन देखा जिसमें कार्बन की मिकदार आलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, और उसके बाद स्टील है और कास्ट आयरन है। इसकी तो कुछ डिटेल्स भी हम पढ़ेंगे। स्टील को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है आगे मुख्तलिफ जो सब डिवीजन्स में, उसमें प्लेन कार्बन स्टील है और अलॉय स्टील है। इसी तरह जो कास्ट आयरन है उसमें कार्बन की फॉर्म को देखते हुए, कार्बन की शक्ल के एतबार से इसकी फर्दर कुछ जो हैं क्लासिफिकेशंस हैं, वो भी हम देखेंगे। तो स्टील को बाकायदा शुरू करते हैं। तो स्टील की जो आगे फर्दर इसकी क्लासिफिकेशंस बनती हैं उसमें फ़र्स्ट वन होगा प्लेन कार्बन स्टील।
जिसे कार्बन स्टील भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है इसका अलॉय स्टील, तीसरे नंबर पे स्टेनलेस स्टील और फिर टूल स्टील। तो आगे फर्दर प्लेन कार्बन स्टील जो है उसको मज़ीद कैटेगराइज़ किया गया है लो कार्बन स्टील में, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील में। इसी तरह अलाई स्टील की मुख्तलिफ़ इक़साम में डिपेंड करता है कि अलाइंग एलिमेंट कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ हुआ है, उसके एतबार से उसकी मुख्तलिफ़ इक़साम है। स्टेनलेस स्टील की अगर बात करें तो स्टेनलेस स्टील जो है उसमें आगे जो फर्दर इसकी कैटेगरीज़ हैं उसमें फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है, मार्टेनसिटिक है, ऑस्टेनेटिक है, डुप्लेक्स है और पीएच है, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। और इसी तरह जो फोर्थ टाइप मेजर स्टील की है दैट इज़ टूल स्टील। तो स्टील को हम फर्दर अगर क्लासिफाई करें तो इसकी जो टाइप्स बनती हैं वो लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील हैं। इसी तरह जो है यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस हुआ हुआ है रॉट आयरन जो है उसमें जो कार्बन के कंटेंट्स होंगे जैसा कि आगे डिस्कस भी हुआ है कि ये 0.15 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसी तरह स्टील का जो है स्टील में 0.25 से लेकर 1.5 तक मैक्सिमम और थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो 2% तक स्टील में कार्बन जो है वो पाई जाती है। और इसी तरह थर्ड जो कास्ट आयरन है उसमें जैसे डिस्कस हुआ है कि 2 से 4%, 4.3% और थ्योरेटिकल अगर बात की जाए तो 6.67% जो है वो कार्बन पाई जाती है। तो बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट इन स्टील, स्टील के अंदर कार्बन के कंटेंट के लिहाज से कार्बन की परसेंटेज के एतबार से इसको फर्दर डिवाइड किया गया है जो 4 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले वेरी लो कार्बन स्टील जिसको डेड माइल्ड स्टील भी कहते हैं। उसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.1 से ज़्यादा नहीं होती। तो इसी तरह जो माइल्ड स्टील होगा, माइल्ड स्टील की जो कार्बन की परसेंटेज होगी वो अप टू 0.25% होगी। इसी तरह से अगर मीडियम कार्बन स्टील की बात करें तो वो फिर माइल्ड स्टील से ज़्यादा आई मीन टू से 0.25 से लेकर 0.7% तक इसमें कार्बन के कंटेंट पाए जाते हैं। तो इसी तरह अगर कार्बन मज़ीद इसमें इंक्रीज़ हो 0.7 से 1.5% तक तो वो फिर हाई कार्बन स्टील या हार्ड स्टील में कैटेगराइज होगा। सो आपने यहाँ देखा कि कार्बन जो है उसी की बुनियाद के ऊपर डिवाइड हो रहा है स्टील भी और आगे फिर प्लेन कार्बन स्टील भी। तो स्टील जो है वो 3 कैटेगरीज में रॉट आयरन, स्टील और कास्ट आयरन में डिवाइड हो रहा है, जिसमें सिंपल है कि कार्बन के कंटेंट बहुत कम जो कि 0.15 से अगर एक्सीड ना करें तो वो रॉट आयरन फैमिली से बिलोंग करेगा। और अगर ये 0.25 से 1.5 या 2% तक होगा तो वो स्टील फैमिली से बिलोंग करेगा। और अगर उसमें 2 से लेकर 4%, 4.3% या 6.7%, 6.67% होगा तो ये कास्ट आयरन फैमिली से बिलोंग करेगा। तो अब अगर हम आए नेक्स्ट कार्बन की बुनियाद पे स्टील को कैटेगराइज करें तो उसमें 4 टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले लो कार्बन जिसे हम डेड माइल्ड स्टील भी कहते हैं। उसमें कार्बन की बहुत कम वैल्यू होगी, 0.1% से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसी तरह माइल्ड स्टील जो है उसमें 0.25 से ज़्यादा नहीं होगी, मीडियम में 0.25 से लेकर 0.7 तक और हाई कार्बन स्टील में 0.7 से लेकर 1.5 तक। तो प्लेन कार्बन स्टील जो है उसकी जो है हमने कैटेगराइज किया है लो कार्बन स्टील में, मीडियम कार्बन स्टील में और हाई कार्बन स्टील में। तो उसी के एतबार से अब आप देखें कि कार्बन जिसमें कम होगा वो मटेरियल जो है वो सॉफ्ट होगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेशंस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि लो कार्बन स्टील जो है उसकी गुड फॉर्मेबिलिटी होगी, गुड वेल्डेबिलिटी होगी। इसकी रीज़न यही है कि चूँकि इसमें कार्बन की मिकदार कम है और ये सॉफ्ट मटेरियल है, तो सॉफ्ट होने की वजह से ये डक्टाइल भी होगा,
ये मैलिएबल भी होगा और इसकी वेल्डिंग भी आसानी से होगी और इसकी फॉर्मेबिलिटी मशीनिंग इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से होगी। और स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं बच्चों को यहाँ तक जो है होती, लेकिन इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर के एंड में आएगा। तो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो है परलैटिक और फेरेटिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह अगर मीडियम कार्बन स्टील की बात करें तो इट कैन बी क्विंच्ड। क्विंच्ड हम कहते हैं हार्डनिंग मटेरियल को, जब फॉर एग्जांपल रेड हॉट कंडीशन से इसे फ़ौरन वाटर में जब इसे ठंडा किया जाता है तो वो मटेरियल हार्ड हो जाता है, लेकिन वो उसकी हार्डनेस जो होती है वो उसमें कार्बन की प्रेजेंस की वजह से होती है। तो लो कार्बन स्टील जो है उसकी हम क्विंचिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कार्बन की प्रेजेंस बहुत कम है। तो मीडियम कार्बन स्टील लेकिन जो है वो क्विंच हो सकता है, उसकी हार्डनिंग हो सकती है और उसका जो स्ट्रक्चर परलाइट लो कार्बन स्टील का होता है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्टन साइट में कन्वर्ट हो सकता है। मार्टन साइट एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो मटेरियल हार्ड हो जाता है। इसी तरह अगर हम हाई कार्बन स्टील की बात करें तो हाई कार्बन स्टील में अब जो है ज़ाहिर है कि जब कार्बन की मिकदार बड़ी है तो इसकी सॉफ्टनेस कम हो जाएगी, इसकी डक्टिलिटी कम हो जाएगी, इसकी वैलिडेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो है इसमें लो टफनेस एंड फॉर्मेबिलिटी अच्छी होगी, हार्डनेस अच्छी हो जाएगी, वियर रेजिस्टेंस अच्छी हो जाएगी। तो ये एक जनरल सा जो है हमने लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील का मुआवजा किया है। तो उसके बाद हम अगर स्टील के बाद जो सेकंड फैमिली है दैट इज़ कास्ट आयरन। तो अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन में हमने पढ़ा कि 2% से अबव वैल्यू होगी कार्बन की, 2 से ज़्यादा वैल्यू होगी। तो 2 से ज़्यादा जब होगी तो हमने चूँकि देखा कि जब कार्बन की मिकदार बढ़ती है तो कार्बन की मिकदार बढ़ने से हार्डनेस आती है। तो हार्डनेस एक हद से जब क्रॉस करती है तो वो ब्रिटलनेस में कन्वर्ट हो जाती है। उस और ब्रिटलनेस जो है वो जहाँ पे भी होगी, जिसे हम भुरभुरापन भी कहते हैं, तो वो जहाँ पे भी होगी वहाँ पे डक्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो अब कास्ट आयरन कंपैरेटिवली स्टील की निस्बत जो है वो कम डक्टाइल होता है। तो ये हार्ड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें कार्बन की जो वैल्यू है वो 2% से ज़्यादा हो जाती है। तो इसको आगे कार्बन की उसमें मौजूद प्रेजेंस की शक्ल के एतबार से अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये ग्रे कास्ट आयरन की शक्ल में होता है। अगर हम देखें ये ए पॉइंट पे मौजूद जो डायग्राम है उसमें आपको फ्लेक्स नज़र आ रहे हैं, सीधी लाइंस नज़र आ रही हैं। इट मीन्स कि जो ग्रे कास्ट आयरन होगा उसमें जो कार्बन मौजूद होगा वो फ्लेक्स की सूरत में मौजूद होगा, उसमें उसकी बाउंड्री लाइंस पे मौजूद होगा। जबकि अगर हम वाइट कास्ट आयरन की बात करें तो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है पिक्चर बी में। तो वो वाइट कलर किस वजह से है, वो Fe3C की वजह से है जिसे हम सीमेंटाइट कहते हैं। तो सीमेंटाइट क्या है कि कार्बन जो है इसमें मैं आपको एक बेसिक सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक वाटर का जो है एक ग्लास होगा, उसमें अगर आप उसमें शुगर मिक्स करें तो शुगर उसमें मिक्स होके आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसमें मज़ीद शुगर ऐड करें लेकिन उसे मिक्स ना करें तो अब आप कह सकते हैं कि उस ग्लास में जो शुगर मौजूद है वो दो तरह की अशकाल में मौजूद है। एक शक्ल वो जो मिक्स हो चुकी हुई है, जो मिक्स्ड है, और एक जो है वो उसमें मिक्स नहीं हुई हुई लेकिन मौजूद उसी में ही है। तो यहाँ पे भी अगर हम ग्रे कास्ट आयरन की और वाइट कास्ट आयरन की बात करें तो ग्रे कास्ट आयरन में जो है वो कार्बन अनकम्बाइंड फॉर्म में मौजूद है, लिहाजा फ्लेक्स बना के बाउंड्री लाइन पे पड़ी हुई है। और अगर हम वाइट आयरन की बात करें, वाइट कास्ट आयरन की बात करें तो इसमें वो मिक्स हो चुकी है, मतलब कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है कार्बन। और जब वो कंबाइंड फॉर्म में होगी तो कंपाउंड आपको पता है कि अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो है वो खो देता है और नई कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो पहले से मौजूद मटेरियल से डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे आयरन और कार्बन मिलके Fe3C बन चुका है। तो वाइट कलर का ये Fe3C जिसे हम सीमेंटाइट भी कहते हैं, उस वजह से यहाँ पे जो वाइट कास्ट आयरन है उसको जब आप नॉर्मली टूटा हुआ देखेंगे तो उसकी सतह भी आपको वाइट कलर की चमकदार नज़र आती है। तो वो इसी सीमेंटाइट की वजह से होती है। सो ग्रे कास्ट आयरन में
कार्बन अनकम्बाइंड फॉर्म में होता है, और जो वाइट कास्ट आयरन है उसमें जो कार्बन होता है वो नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में Fe3C की फॉर्म में मौजूद होता है। तो इसी तरह मेलिएबल कास्ट आयरन है सी के ऊपर आप देखें तो इसमें ऑलमोस्ट जो है फ्लेक्स जो हैं वो थोड़े थोड़े राउंड हो चुके हैं। तो राउंड होने की वजह से ये मेलिएबल हो जाएगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और इसी तरह अगर डक्टाइल आयरन की बात करें डी के ऊपर, तो अब ये मुकम्मल राउंड हो चुके हैं, ब्लैक कलर के जो हैं वो कार्बन को शो कर रहे हैं। तो सी में और डी में आप देखें तो यहाँ पे जो ए की निस्बत कार्बन मौजूद वहाँ पे फ्लेक्स की सूरत में है, सीधी लाइनों की सूरत में है, लेकिन सी में और डी में कार्बन जो है वो तकरीबन राउंड फॉर्म में है। तो सिर्फ कार्बन के राउंड हो जाने की वजह से कास्ट आयरन का की जो ये फॉर्म है डक्टाइल आयरन, ये डक्टिलिटी भी शो करने लगती है, ये उस तरह ब्रिटल नहीं रहती। तो कार्बन की प्रेजेंस और कार्बन की जो है प्रेजेंस किस सूरत में है, उसकी बुनियाद पर हम ये कास्ट आयरन की मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद जो हमने स्टडी किया स्टील और कास्ट आयरन हमने पढ़ लिया। स्टील में हमने प्लेन कार्बन स्टील उसकी एक टाइप पढ़ी, और दूसरी जो स्टील की टाइप है दैट इज़ अलॉय स्टील। तो अलॉय स्टील क्या है जी? अलॉय स्टील कंटेन 1 to 4% अलॉय एलिमेंट्स। अब अलॉय एलिमेंट्स कौन से होंगे? अलॉय एलिमेंट तो प्लेन कार्बन स्टील में भी मौजूद है, लेकिन प्लेन प्लेन कार्बन स्टील में जो अलॉइंग एलिमेंट मौजूद है दैट इज़ ओनली कार्बन। वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है मटेरियल वो सिर्फ कार्बन की वजह से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अलॉय स्टील में अब कार्बन के अलावा भी और मटेरियल्स होंगे जो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर प्लेन कार्बन स्टील हाई टेम्परेचर के ऊपर क्रोयन शो करता है, उसे जंग लगता है या हाई टेम्परेचर पे वो विद स्टैंड नहीं कर सकता, तो अलॉय फिर जो ऐड होंगे वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को हाई टेम्परेचर पे भी बेटर कर देंगे। तो हर एक अलॉइंग एलिमेंट जो है उसकी एक अपनी शनाख्त है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसका अपना इफ़ेक्ट है। तो हम वन बाय वन उनको जनरल सा डिस्कस करते हैं कि अगर मैंगनीज़ को इंक्रीज़ किया जाए, मैंगनीज़ की इसमें जो है वैल्यू ऐड की जाए, वो रेशो हो सकती है 1 से 4% के दरमियान होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो मैंगनीज़ क्या करेगा? इंक्रीज़ द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ कार्बन स्टील, और यूज्ड इन हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स। सो मैंगनीज़ क्या करेगा? बेसिकली ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है उसको इंक्रीज़ करेगा। तो इसी तरह सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन भी जो है वो इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा करेगा, और बेसिकली ये जो सिलिकॉन स्टील होगा फिर अलॉय स्टील, वो यूज़ होगा लीव स्प्रिंग्स फॉर ट्रक्स एंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर कोर्स। जो बिजली के ट्रांसफार्मर हैं उसकी कोर वगैरह जो इससे बनती है। और इसके बाद अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो जब हम क्रोमियम को ऐड करेंगे तो क्रोमियम भी इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा करेगा, उसके बाद इसकी फिटीक रेजिस्टेंस बढ़ाएगा और इसकी हार्डनेस को बढ़ाएगा। सो इसकी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो क्रोमियम अलॉय स्टील होता है उसको गियर्स बनाने में, एक्सल बनाने में, शाफ्ट्स बनाने में, स्प्रिंग्स बनाने में, बॉल बेरिंग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो निकल है, तो निकल क्या करता है? ये भी इसकी स्ट्रेंथनिंग इफ़ेक्ट को बढ़ाता है। और इसके बाद यूज्ड इन एयरप्लेन लैंडिंग गियर्स, जो एयरप्लेन का लैंडिंग गियर होता है वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हैवी ट्रक जो हैं उनके पार्ट्स बनाने के लिए जो है वो अलॉय स्टील जो इस्तेमाल किया जाएगा उसमें निकल की मिकदार को बढ़ाया जाएगा। तो इसके बाद हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील जो है, इसका शॉर्ट नेम HSLA स्टील भी होता है, और इसको बेसिकली जो स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और ब्रिज वगैरह, टावर वगैरह, स्टेयर्स वगैरह, रेलिंग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ मज़ीद जो हैं अलॉइंग एलिमेंट हैं जिनकी रेशो को हम शामिल करके ये इफ़ेक्ट इसके होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एलुमिनियम है, तो एलुमिनियम जो है वो फेराइट में हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, डीऑक्सीडाइज़र है। और अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम की जो स्पेसिफ़िकली प्रॉपर्टी और इफ़ेक्ट होता है कि ये रेजिस्टेंस टू क्रोयन प्रोड्यूस करता है, कि अगर आप क्रोमियम ऐड करेंगे तो जंग नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पर स्टेनलेस स्टील आगे आएगा टॉपिक, उसमें भी क्रोमियम और निकल को ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से स्टेनलेस स्टील आप देखते हैं कि उसे कभी जंग नहीं लगता। तो इसी तरह जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट हाई रेड हार्डनेस है, इस ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं।
इसी तरह ये निकल है, निकल क्या करता है कि निकल भी इंक्रीज टफनेस ऑफ हाइपोयोटेक्टॉइड स्टील, और ग्रेफाइट फॉर्मर है, कॉपर है जो कि ऑस्टेनाइट स्टेबलाइज़र है, सिलिकॉन को ऐड किया जाता है, तो फास्फोरस है, तो इस फास्फोरस है तो इससे मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। तो मुख्तलिफ अलॉइंग एलिमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे स्टेनलेस स्टील, जो कि स्टील की ही फैमिली से बिलोंग करता है। और स्टेनलेस स्टील बेसिकली है क्या? स्टेनलेस स्टील इज़ एन अलॉय, आयरन बेस्ड अलॉय made of some of the basic elements such as iron, chromium, silicon, nickel, carbon and copper, and it has excellent resistance to corrosion। जैसे मैंने आगे डिस्कस भी किया है कि जो स्टेनलेस स्टील है उसको जंग नहीं लगता। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें निकल और क्रोम ऐड किया होता है। तो ड्यू टू इट्स क्रोमियम कंटेंट्स, अब इसकी जो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू क्रोमियम होती है वो क्रोमियम के कंटेंट की वजह से होता है, जो कि तकरीबन 10.5 टू 20% तक इसमें ऐड किया जाता है। सो स्टेनलेस स्टील जो है वो आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 5 डिफरेंट जो है इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, सेकंड इज़ मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील, थर्ड वन इज़ ऑस्टेनेटिक, उसके बाद है डुप्लेक्स और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। तो इनको जनरल सा डिस्कस करते हैं कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जो है, these steels are based on chromium with small amount of carbon, usually less than 0.10, and they have a similar microstructure to carbon and low alloy steel। उसके बाद है जी दे आर यूजुअली लिमिटेड इन यूज़। तो फेरेटिक फेराइट बेसिकली हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम को। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम की जिसको अच्छा नॉलेज है वो बड़ा इजीली इनको समझ सकता है। लेकिन इस कोर्स आउटलाइन के मुताबिक यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा इसका था टॉपिक, और इसको कवर करना इस एक टॉपिक के अंदर जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में उसकी स्टडी है। तो यहाँ कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत जो है हम इस टर्म से जो है आपको फेमिलियर हो जाएं आप। तो दे आर यूजुअली लिमिटेड यूज़। फेरेटिक स्टील जो है वो बेसिकली आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम में अगर हम देखें तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें कार्बन की मिकदार आलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। तो उसमें अगर हम ऐसे स्टील में अगर हम यूज़ करेंगे क्रोमियम, तो वहाँ पे फिर हम उसे कह सकते हैं कि ये फेरेटिक स्टील है। अब आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम में भी कार्बन की वैल्यू चेंज है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो अगर तो कार्बन की लोअर वैल्यू होगी तो उस पोर्शन में जो फॉल करता है वो फेरेटिक स्टील है। तो फेरेटिक स्टील में अगर क्रोमियम को ऐड करेंगे तो वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होगा। इसी तरह ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील जो है उसमें ऑस्टेनेटिक रीजन में जो ऐड किए जाते हैं वो निकल, मैंगनीज और नाइट्रोजन वगैरह जो हैं वो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए मार्टेनसिटिक स्टील, तो उसमें जो है ये दीज स्टील्स आर सिमिलर टू फेरेटिक स्टील in being based on chromium but have higher carbon level up to as high as 1%। इसमें अब कार्बन लेवल जो है वो हाई होगा, अदरवाइज इसका स्ट्रक्चर जो है वो फेरेटिक स्टील ही जैसा होगा। तो डिप्लेक्स स्टील जो है, डिप्लेक्स स्टील these steels have a microstructure which is approximately 50% ferritic and 50% austenitic। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें 50% जो होगा वो फेरेटिक होगा और 50% जो है वो इसका ऑस्टेनेटिक होगा। एंड दे आर रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, क्रोयन क्रैकिंग, और बहुत अच्छा इनका जो है रिज़ल्ट है ऐसे एरिए में जहाँ पे स्ट्रेस मौजूद है और क्रोयन क्रैकिंग के पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। उसके अलावा दे आर वेल्डेबल बट नीड केयर इन सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल, दे हैव मॉडरेट फॉर्मेबिलिटी, दे आर मैग्नेटिक बट नॉट सो मच एज फेरेटिक। ऑस्टेनाइट जो होता है वो बेसिकली नॉन मैग्नेट होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि 50% फेरेटिक स्ट्रक्चर है और 50% ऑस्टेनेटिक है, तो ये
फेरेटिक चूँकि 100% मैग्नेटिक होता है, इसलिए ये यहाँ पे जो है बताया गया है कि ये मैग्नेटिक तो होता है लेकिन फेरेटिक स्ट्रक्चर जैसा मैग्नेटिक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 50-50 ऐड हुए हैं। इसके बाद प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग जो है, दीज स्टील्स कैन डेवलप वेरी हाई स्ट्रेंथ बाय एडिंग एलिमेंट्स सच एज कॉपर, नियोबियम एंड एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे जो है प्रेसिपिटेट हार्डनिंग में यहाँ पे मेजर रोल जो है वो कॉपर का है, नियोबियम का है एंड एल्यूमिनियम का है, और विद अ सूटेबल एजिंग हीट ट्रीटमेंट। और इसका फर्दर जो है वो हीट ट्रीटमेंट का ऑपरेशन करके इसकी हार्डनेस को, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया होता है, और क्रोयन रेजिस्टेंस जो है इसकी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेनलेस स्टील जी, करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं कि हायर वर्क हार्डनिंग रेट और हायर स्ट्रेंथ एंड हायर हार्डनेस, डक्टिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई क्रोयन रेजिस्टेंस होती है, और लो मैग्नेटिक रिस्पांस होता है। तो ये इसके जो करेक्टरिस्टिक्स के बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो हम सब जानते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है हाउस होल्ड इक्विपमेंट में, इंडस्ट्री में। सो इसके कुछ ये हम डिस्कस करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। वाटर सप्लाई के लिए जो पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं वो आम जो है कार्बन स्टील उसका नहीं यूज़ किया जाता, वहाँ पे स्टेनलेस स्टील के पाइप्स यूज़ किए जाते हैं। फूड इंडस्ट्री जितनी भी है वहाँ पे जितने भी कंटेनर वगैरह, टैंकर हैं, वहाँ पे स्टोरेज टैंक्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल कंपोनेंट ऐसे काफ़ी सारे हैं, बिल्डिंग के एक्सटीरियर रूफिंग वगैरह, ये और केमिकल प्लांट जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हमने एसिड्स वगैरह स्टोर करने होते हैं, वहाँ पे जो है सिंपल प्लेन कार्बन स्टील नहीं यूटिलाइज़ होगा क्योंकि उससे जंग लग सकता है। तो वहाँ पे स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल है, स्पोर्टिंग गुड्स में है, ट्रांसपोर्टेशंस में है, तो बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा यूटेक्टॉइड स्टील के बारे में। तो ये वही चीज़ है कि आपको अगर आयरन कार्बाइड डायग्राम के बारे में कोई नाउ हाउ है, इंफॉर्मेशन है, तो फिर आप इसे बाकायदा तौर पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ जनरल साइज़ का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करेंगे। तो यूटेक्टॉइड स्टील के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ आयरन कार्बाइड डायग्राम में मौजूद जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। पहले मैं आपको आयरन कार्बाइड डायग्राम दिखा देता हूँ। तो आयरन कार्बाइड डायग्राम है जो कि आयरन और आयरन कार्बाइड के रिलेशनशिप को शो कर रही है। इसके अगर देखा जाए तो इसके एक्स एक्सिस पे मौजूद कार्बन की परसेंटेज है, और इसके वाई एक्सिस पे मौजूद जो है वो टेम्परेचर है। तो इसके आप मौजूद नीचे देखें अगर एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस में 0 से लेकर 2% आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे जो एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, वहाँ ये पोर्शन इसका स्टील का पोर्शन है, और 2% से ज़्यादा अगर कार्बन होगी तो इसका ये पोर्शन जो होगा ये कास्ट आयरन का पोर्शन होगा, जैसे कि डिस्कस हो चुका है। तो ये अंदर आप इसके देख रहे हैं कि ब्लू कलर में परलाइट लिखा हुआ है। और इसी तरह से अगर इसी की ऊपर वाली साइड पे देखें तो A3 लाइन के ऊपर ऑस्टेनाइट है। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं। ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर कब बनते हैं? मुख्तलिफ टेम्परेचर पे और मुख्तलिफ कार्बन की परसेंटेज पे ये स्ट्रक्चर बनेंगे। इसी तरह एक्सट्रीम लेफ़्ट पे अगर देखें तो वहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे 0.025 परसेंटेज कार्बन की मौजूद लिखी हुई है, और उसमें अल्फ़ा बना हुआ है साथ। तो ये फेराइट पोर्शन है। तो आयरन कार्बाइड डायग्राम के एक्सट्रीम लेफ़्ट पे मुराद ये है कि यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज बहुत कम होगी। तो जहाँ कार्बन की परसेंटेज बहुत कम है वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ कॉल्ड फेराइट। तो इसी तरह अगर आप देखें तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2% से आगे राइट साइड पे जो आपके पास बन रहा है दैट इज़ मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ सीमेंटाइट। तो सीमेंटाइट क्या है? Fe3C है। तो Fe3C कब बनेगा? जब कार्बन बहुत ज़्यादा मौजूद होगी। जैसे कि हमने कास्ट आयरन में पढ़ा भी कि सीमेंटाइट Fe3C जो है, तो वो आप देखें तो एक्सट्रीम राइट साइड पे जो है वो 100% सीमेंटाइट है,
और एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे जो है वो 100% आयरन है। ये फिर जैसे जैसे इसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ती जाती है तो स्ट्रक्चर में भी बदलाव आता जाता है। तो हमारा यहाँ पे ये बहुत डेप्थ में स्टडी है इसकी, इस डायग्राम की डिटेल हम इसकी यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। तो सिंपल हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं और नेक्स्ट फिर इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो फेराइट इसका स्ट्रक्चर है, तो फेराइट इज़ अ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन, अल्फा रीजन में होता है। इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि कार्बन की मैक्सिमम परसेंटेज जो होती है वो 0.025 तक होती है। यहाँ 0.022 लिखी हुई है, तो इससे ज़्यादा इसमें कार्बन नहीं पाया जाता, इसलिए ये पूरी फेज़ डायग्राम में, पूरी आईसी डायग्राम में, पूरी आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम में ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल पोर्शन होगा। इसी तरह ऑस्टेनाइट जो है, तो ऑस्टेनाइट के जो रीजन है ये एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा पोर्शन है जिसमें स्टील के अंदर रहते, ये स्टील वाले जोन में होगा। जैसा कि आप अब दोबारा डायग्राम देखें तो ऑस्टेनाइट जितना भी है वो 2% से पीछे पीछे, इट मीन्स कि ये स्टील के जोन में होगा। और स्टील के जोन में भी ऑस्टेनाइट में ही सबसे ज़्यादा कार्बन जज़ब हो सकती है, जो कि आप देख रहे हैं कि ये 2% तक जा रही है। और जैसे जैसे फिर वो टेम्परेचर डाउन होगा तो ऑस्टेनाइट से भी कार्बन 2% से कम होती जाएगी, बाहर निकलती जाएगी। तो ऑस्टेनाइट ही एक ऐसा जो है पोर्शन है जिसमें कार्बन की मिकदार 2% तक जाती है। उसके बाद सीमेंटाइट है। सीमेंटाइट जो है Fe3C कंपाउंड है, इंटरमेटालिक कंपाउंड है। और ये जो है ये 6.67% इसमें कार्बन होती है। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं जिनको हमने इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने अब जो स्टडी करना है दैट इज़ यूटेक्टॉइड स्टील। तो इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इस डायग्राम में अगर आप नीचे देखें स्टील लिखा हुआ है जहाँ पे, और जहाँ पे कास्ट आयरन लिखा हुआ है, वहाँ पे स्टील के पोर्शन में दो टर्म्स और लिखी हुई हैं डायग्राम से बाहर नीचे, दैट इज़ हाइपोयूटेक्टॉइड और हाइपर यूटेक्टॉइड। हाइपोयूटेक्टाइड वो होगा, ये आप देखें ये दोनों के दरमियान में 0.8 गिवन है, तो 0.8% है कार्बन की। यहाँ पे ये बात अपनी जहन नशीन कर लें कि 0.8% कार्बन से अगर कम कार्बन की बात हो, 0.8% से कम की बात होगी तो वो हाइपोयूटेक्टॉइड कंसिडर होगा। और अगर 0.8 से ज़्यादा, इस ब्लू लाइन से लेफ़्ट साइड पे हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील होगा और ब्लू लाइन से राइट साइड पे हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील होगा। तो इसी तरह अगर ब्लू लाइन की बात करें तो ब्लू लाइन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कार्बन की परसेंटेज 0.8 होती है और ये इंटरसेप्ट कर रहा है, ऊपर आप देखें तो 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो इंटरसेप्ट किया हुआ जो एक जंक्शन बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड यूटेक्टॉइड पॉइंट। तो यूटेक्टॉइड पॉइंट पे ये ब्लू लाइन सारी की सारी जो नीचे होते हुए कूल डाउन हो रही है, तो ये ब्लू लाइन जो है दैट इज़ कॉल्ड यूटेक्टॉइड लाइन। तो जो स्ट्रक्चर इस लाइन के ऊपर बनेगा दैट इज़ कॉल्ड यूटेक्टॉइड स्टील। जो इससे पहले बनेगा, मतलब आयरन जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.8 होगी और 1333 डिग्री से फ़ारेनहाइट पे बनेगा, तो ऐसे स्टील को हम यूटेक्टॉइड स्टील कहेंगे। अब अगर कोई स्टील इससे पहले कार्बन की परसेंटेज में इस ब्लू लाइन से लेफ़्ट साइड पे होगा तो वो हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील है, और अगर ये ब्लू लाइन से राइट साइड पे है तो ये हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील है। ये उसी पोर्शन को 0.8 वाले पोर्शन को थोड़ा जूम करके दिखाया गया हुआ है। इस तरह हम दोनों स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ये उसी डायग्राम में अगर आप देखें तो एक लाइन ड्रॉ की गई हुई है जिस लाइन को 0.8 वाले पोर्शन से पहले कंसिडर कर रहे हैं। ऑस्टेनाइट का ये जो रेड डॉट है, रेड डॉट से लेफ़्ट साइड पे जो होगा दैट विल बी कॉल्ड हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये नीचे दिखाया गया है कि वहाँ पे परलाइट होगा और परलाइट के साथ फेराइट होगा, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो मैंने आपको जोन बताया था वो फेराइट है।
तो फेराइट मिला होगा कुछ, और बाकी जो इसमें बनेगा वो ब्लू लाइन वाला बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड परलाइट। परलाइट प्लस फेराइट का स्ट्रक्चर होगा हाइपोयूटेक्टाइड में। और इसी तरह अगर हाइपर यूटेक्टाइड की बात करें तो हाइपर यूटेक्टाइड जो होगा वो 0.8 से ज़्यादा वाला एरिया होगा, और उसका जो पोर्शन बनेगा वो आपको जो इसके स्ट्रक्चर बनेंगे वो नज़र आ रहे हैं। तो इसकी डिटेल मज़ीद हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते, कोशिश की है कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इसके बाद एक जनरल सा है इंटरमेटालिक कंपाउंड के बारे में है टॉपिक। और कंपाउंड्स जो बनते हैं बेसिकली वो इंटरमीडिएट फेजेस की वजह से वो या मेटालिक कंपाउंड होते हैं, या इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, या इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होते हैं। तो जो इंटरमेटालिक कंपाउंड हैं वो जो हैं वो फॉर्म बिटवीन केमिकली डिसिमिलर मेटल। केमिकली जो डिसिमिलर मेटल होंगे, वैलेंसी आपने पढ़ी हुई है, वैलेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जो है एक्सटर्नल शेल को कंप्लीट करने के लिए डिसिमिलर मेटल जो आपस में ज्वाइनिंग करते हैं उसको हम इंटरमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये जो है हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला फर्दर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला अगले चैप्टर में दोबारा आपके साथ जो है ना शामिल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।